एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, यह जीविका का ऑफिशियल वेबसाइट है और आज के डेट में जो एरिया कोऑर्डिनेटर है जिनका विलेज इंटर्नशिप कल से होने वाला है फ्रेंड्स 2 दिनों के लिए, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आया हुआ है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो देखने के बाद में आपका है जो टोटल कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा फ्रेंड्स कि किस तरह से आपको वहाँ जाना है, क्या क्या सामान लेके जाना है, आपका किराया का खर्चा कौन देगा फ्रेंड्स, आपका रहने की व्यवस्था वहाँ कौन करेगा, और बहुत सारी जानकारियाँ फ्रेंड्स जो एरिया कोऑर्डिनेटर है जो कल से जिनका विलेज इंटर्नशिप होने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए अनाउंसमेंट सेंटर की ओर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अनाउंसमेंट सेंटर आपका खुल गया है और 21 तारीख के डेट में जो नोटिफिकेशन संख्या है कितना 354 को जो आया नोटिफिकेशन फ्रेंड्स, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। आपका यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वेलकम किट फॉर एरिया कोऑर्डिनेटर हैज़ बीन पब्लिश्ड। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग के लिए जो वेलकम किट है वो पब्लिश कर दिया गया है। वेलकम किट में क्या क्या है फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए मैं पूरा डिस्क्राइब करके बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसको डाउनलोड करते हैं फ्रेंड्स। देखिए वेलकम किट पे जब करिएगा फ्रेंड्स इस तरह से खुलेगा और ये डाउनलोड हो रहा है। हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए ये वेलकम किट्स खुल गया है फ्रेंड्स। इसमें देखिए क्या क्या जानकारियाँ दी हुई फ्रेंड्स, इसको बारीकी से देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आपको एरिया कोऑर्डिनेटर असेसमेंट गाइड। इसका हिंदी क्या हुआ फ्रेंड्स कि क्षेत्रीय समन्वयक मूल्यांकन गाइड। ठीक है, असेसमेंट गाइड मीन्स क्या होता है, तो मूल्यांकन गाइड होता है। तो ये जो एरिया कोऑर्डिनेटर है उनके लिए क्या है, मूल्यांकन गाइड है। ठीक है फ्रेंड्स, क्षेत्रीय समन्वयक मूल्यांकन गाइड दिया हुआ है। इसको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में है फ्रेंड्स, तो हम लोग हिंदी में अच्छी तरह से देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर विलेज इमर्शन ऑफ एरिया कोऑर्डिनेटर्स BRLPS पटना बिहार। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते चलते हैं। तो देखिए ये आपका अंग्रेजी में दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया हुआ है टेबल कंटेंट्स, तो अंग्रेजी में और हिंदी में, तो हिंदी में हम लोग देखते चलते हैं फटाफट। तो देखिए टेबल कंटेंट्स में क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है आपका कि क्षेत्रीय समन्वयक आकलन निर्देश। ठीक है, प्रस्तावना, दूसरा में क्या प्रस्तावना, तीसरा में क्षेत्रीय समन्वयक की भूमिका, यानी क्षेत्रीय समन्वय की भूमिका क्या है। उसके बाद में क्षेत्रीय समन्वय की भूमिका आपके लिए नहीं है अगर आप, एक दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्या दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लें टेबल कंटेंट्स दिया हुआ है, इसी के बारे में हम लोग इन्हें आगे डिटेल में देखेंगे। तो ये आपका टेबल कंटेंट दिया हुआ है, इसी का डिस्क्राइब करके नीचे फिर दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख लें क्या क्या है फिर से एक बार। क्षेत्रीय समन्वय आकलन निर्देश, प्रस्तावना, क्षेत्रीय समन्वय की भूमिका। क्षेत्रीय समन्वय की भूमिका आपके लिए है नहीं है अगर आप आकलन मापदंड की प्रक्रिया, आकलन दिवसों की संख्या, कितना दिन आकलन किया जाएगा आप लोग का, आपके साथ साथ आप अपने साथ क्या क्या लाना चाहिए, क्या करें क्या नहीं करें, ग्रामीण समुदाय के साथ रहने हेतु उत्तम आचरण प्रणाली, सहयोग। ठीक है फ्रेंड्स, और व्यय पूर्ति दस्तावेज जिससे अपने साथ लाएं। ठीक है, यानी आपका दस्तावेज के बारे में, जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में इसमें भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, इससे भी आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। फिर मान्य दस्तावेज, जो पहचान पत्र, कौन सा दस्तावेज है जो पहचान पत्र के लिए मान्य है, मान्य दस्तावेज प्रमाण पत्र, आगे की प्रक्रिया। तो ये आपका हो गया एक तरह से विषय सूची हो गया फ्रेंड्स, ये सब के बारे में डिटेल नीचे दिया हुआ है, उसी को हम लोग जो हिंदी में फ्रेंड्स उसको डिटेल से देखेंगे। वो एक तरह से कॉन्टेंट्स हो गया था फ्रेंड्स। अब देखिए उसके बारे में डिटेल से यहाँ पर दिया हुआ है, हिंदी में हम लोग उसको देखेंगे, ये अंग्रेजी में दिया हुआ है। तो देखिए क्षेत्रीय समन्वय आकलन निर्देश, तो शुरू में देखिए फ्रेंड्स जो हम लोग कंटेंट्स में देखे थे, यहाँ पर दिया हुआ था, आप देख सकते हैं यही चीज़ है, क्षेत्रीय समन्वय आकलन निर्देश। तो ये इतना चीज़ है जो दिया हुआ है, इसके बारे में डिटेल फ्रेंड्स तो हम लोग देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या था, ये क्या दिया हुआ था फ्रेंड्स आपका टेबल कंटेंट्स। ठीक है, तो टेबल कंटेंट्स के अनुसार से यहाँ पर जो हिंदी में दिया हुआ डिटेल उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसमें जो पहला पॉइंट था फ्रेंड्स आप लोग का, यहाँ से है फ्रेंड्स कि क्षेत्रीय समन्वयक आकलन निर्देश। आकलन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कार्यों का समीक्षा कर सकते हैं या मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो ये कह रहा है क्षेत्रीय समन्वयक का जो मूल्यांकन होगा किस तरह से किया जाएगा उसके बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए प्रस्तावना में क्या दिया हुआ है कि लिखित परीक्षा उत्तीर्ण होने पर आपको बधाई। 40,000 से अधिक अभ्यर्थी ने इस पद हेतु आवेदन किया था। आप उन कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण किया है। इस दस्तावेज का प्राथमिक उद्देश्य क्षेत्रीय समन्वयक की भूमिका को स्पष्ट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ में दिया हुआ है फ्रेंड्स कि जो एरिया कोऑर्डिनेटर, ये जो दिया हुआ है आपको वेलकम किट्स दिया हुआ है, तो क्यों दिया हुआ है
तो इसलिए दिया हुआ है जो क्षेत्रीय समन्वयक हैं उनकी भूमिका को स्पष्ट करना तथा आकलन प्रक्रिया के आगे के चरणों को भी स्पष्ट करना है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो क्षेत्रीय समन्वय का आकलन निर्देश में प्रस्तावना में हम लोग देख लिए। उसके बाद में है कि क्षेत्रीय समन्वय की भूमिका क्या है, इनकी भूमिका है फ्रेंड्स, जो एरिया कोऑर्डिनेटर है उनकी भूमिका के बारे में देखिए, गौर से देखते चलिएगा फ्रेंड्स। कह रहा है कि क्षेत्रीय समन्वय की भूमिका समुदाय के साथ कार्य करना है। जो एरिया कोऑर्डिनेटर है उनकी भूमिका क्या है, तो जो है समुदाय के साथ में कार्य करना है फ्रेंड्स, और गरीबों व जरूरतमंद लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करना। मैं पहले से बता चुका हूं फ्रेंड्स कि जो जीविका परियोजना है वो कल्याणकारी परियोजना है, गरीबों के उत्थान के लिए परियोजना है। तो जो एरिया कोऑर्डिनेटर है फ्रेंड्स वो क्या है, समुदाय के साथ कार्य करेंगे, और जो गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए, उनका उत्थान करने के लिए उनको कार्य करना है। यह बहुत परोपकारी लग सकता है। जी हाँ, मैंने पहले बताया था फ्रेंड्स कि जो जीविका का कार्य है एक तरह से परोपकारी है और कल्याणकारी है, समाज सेवा कार्य है। तो ये कह रहा है यह बहुत परोपकारी लग सकता है, पर आपको बताना चाहेंगे कि क्षेत्रीय समन्वयक की भूमिका बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो एरिया कोऑर्डिनेटर का जो कार्य है ऐसा नहीं कि सिंपल कार्य फ्रेंड्स, एक चुनौतीपूर्ण कार्य है तथा इस पद पर कार्य करने के लिए उच्च स्तरीय प्रोफेशनलिज्म व प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इस पद पर कार्य तभी कर सकते हैं जब उच्च स्तरीय प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए और प्रतिबद्धता होना चाहिए, ठीक है, काम के प्रति। ये आपका क्षेत्रीय समन्वय की भूमिका है, आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि क्षेत्रीय समन्वय की भूमिका आपके लिए नहीं है अगर आप देखिए फ्रेंड्स, अगर मैंने बताया था कि बहुत सारे हैं जो एरिया कोऑर्डिनेटर का काम पसंद करते हैं फ्रेंड्स, बहुत सा काम नहीं करते हैं। तो देखिए किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। तो क्षेत्रीय समन्वय की भूमिका आपके लिए नहीं है अगर आप क्या नहीं है, तो ग्रामीण परिवेश में गरीबों के बीच नहीं रह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप ग्रामीण परिवेश में गरीबों के बीच नहीं रह सकते हैं तो यह काम आपके लिए नहीं है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर अभी लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि जो क्षेत्रीय समन्वयक है वो समुदाय के साथ मिलकर काम करेंगे, उनके जो गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनके उत्थान के लिए काम करेंगे। तो अगर आप ग्रामीण परिवेश में गरीबों के बीच रहना नहीं पसंद करते हैं तो आपके लिए क्षेत्रीय समन्वय का कार्य नहीं है। दूसरा है समुदाय के लिए नहीं है तथा बड़े समूहों के साथ करने में असहज। कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जो अगर बड़े समूहों के साथ में काम करने में आप असहज हैं तो भी आपके लिए यह कार्य नहीं है। समुदाय के लिए ही नहीं, या जो एरिया कोऑर्डिनेटर है फ्रेंड्स, यह एक क्या मैंने बताया था कि जो एक एरिया कोऑर्डिनेटर है एक संकुल स्तरीय संघ के मालिक होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं फ्रेंड्स, उसका देखरेख करते हैं। और एक जो CLF होता है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन होता है, उसमें बहुत सारे मेरे ख्याल से फ्रेंड्स बहुत सारे ग्राम संगठन होते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा यूनिटी हो जाता है, बहुत बड़ा समुदाय हो जाता है, बहुत बड़ा स्वयं सहायता समूह हो जाता है, उसको देखभाल करना होता है। तो यही कह रहा है फ्रेंड्स कि जो समुदाय के लिए नहीं है, जो क्षेत्रीय समन्वय की भूमिका है वो सिर्फ समुदाय के लिए नहीं है। जो बड़े समूह के साथ कार्य करने में अगर जो असहज हैं आप, तो समझिए कि आप ये काम नहीं कर सकते, आपके लिए नहीं है। तीसरा पॉइंट में वंचित लोगों की मदद करने के लिए स्वप्रेरित नहीं है। आपको स्वयं प्रेरणा होना चाहिए फ्रेंड्स, जो गरीब लोग हैं उनको मदद करने के लिए। अगर ऐसा नहीं है आप में, गरीब लोग की मदद में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपके लिए यह काम नहीं है। फिर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर है कि 9 बजे से 5 बजे शाम तक के अलावा कार्य करने के इच्छुक नहीं है। कहने का मतलब ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि 9 से 5 गया था उसके बाद में आपका ड्यूटी खत्म हो गया और काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। 9 से आपको 5 से ज़्यादा भी समय लग सकता है, 6 बज सकता है, 7 बज सकता है, 8 बज सकता है, फिर भी आप काम करने के लिए इच्छुक हैं। तो ये सब है जो आपके लिए, तभी ये क्षेत्रीय समन्वय का काम आपके लिए है। तो यहाँ यही लिखा हुआ है क्षेत्रीय समन्वय की भूमिका आपके लिए नहीं है अगर आप, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि 9 बजे से 5 बजे तक। ऐसा नहीं फ्रेंड्स, बैंक जैसा ड्यूटी है कि 9 से 5 बजा फ्रेंड्स, उसके बाद में बंद करके चले गए। जबकि बैंक में भी देखते हैं फ्रेंड्स 9 से 5 काम का प्रदर्शन दिख रहता है, तो 7-8 बजे तक काम करते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको लिख दिया है फ्रेंड्स। तो आप समझ गए होंगे कि क्षेत्रीय समन्वय की भूमिका आपके लिए नहीं है। अगर ये सब आप नहीं चाहते हैं तो फिर समझिए आपके लिए काम सुटेबल नहीं है। आगे है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए टाकलन, यहाँ मिस्टेक हुआ है फ्रेंड्स, आकलन होना चाहिए। आकलन मापदंड की प्रक्रिया, जो मूल्यांकन के मापदंड की प्रक्रिया है फ्रेंड, किस प्रकार से होगा वो उसके बारे में दिया हुआ है कि स्पष्ट व प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता। देखिए जो एरिया कोऑर्डिनेटर है फ्रेंड्स, तो उनको कह रहा है आकलन मापदंड की प्रक्रिया क्या क्या होना चाहिए
कह रहा है कि स्पष्ट प्रभावी ढंग से संवाद करने का यानी संप्रेषण करने का कम्युनिकेशन क्षमता उनमें होनी चाहिए, वार्तालाप की क्षमता उनमें होनी चाहिए। दूसरा है भावनात्मक रूप से प्रभावित हुए बगैर दूसरों की भावनाओं को समझना व उसके लिए प्रयास करना, यानी भावनात्मक रूप से प्रभावित हुए, ऐसा नहीं कि इमोशनल है तभी आप प्रभावित होइएगा, ठीक है। बिना भावनात्मक रूप से ही दूसरे की भावना को समझें और उस भावनाओं को समझना व उसके लिए प्रयास करना। तीसरा में सांस्कृतिक, लैंगिक, धार्मिक, वैचारिक व जातीय विविधता के लिए संवेदनशील तथा समान। कह रहे हैं फ्रेंड्स कि देखिए जो एरिया कोऑर्डिनेटर हैं तो ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स जाति देखेंगे, यानी सांस्कृतिक रूप से, लैंगिक रूप से, धार्मिक रूप से, वैचारिक रूप से, एक तरफ से ये सब के प्रति आप लोग को संवेदनशील रहना है फ्रेंड्स, यानी कि किसी विशेष जाति वर्ग के लिए नहीं काम करना है, आपको गरीब जो है सबके लिए करना है। आपके नज़र में सभी जाति धर्म है जो सब एक समान होना चाहिए। चौथा में कि ग्रामीण परिवेश के लिए अनुकूलन की क्षमता, यानी कि जैसे मान लिया फ्रेंड्स कि आपको अनुकूल भी, एडॉप्ट भी होना पड़ेगा। क्या है कि मान लिया कि आप सब दिन शहर में रहें फ्रेंड्स, तो अब ग्रामीण परिवेश में जाइएगा तो वहाँ अधिक गर्मी पड़ रही है या तो फिर जाने में आपको कठिनाई हो रही है फ्रेंड्स, तो ऐसी स्थिति में आपको एडजस्ट करने की क्षमता होना चाहिए, यानी ग्रामीण परिवेश में आपको अनुकूल करने की क्षमता है, तभी यो आप कार्य कर सकते हैं। आगे है आपका कि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से ऊपर वर्णित आकलन के क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा जो निम्न प्रकार से है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऊपर में जो लिखा हुआ है तो इस तरह का आकलन किया जाएगा, जो किस प्रकार से किया जाएगा उसके बारे में बताया हुआ है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, फिर से देखें कि क्षेत्रीय समन्वय की भूमिका आपके लिए है, आपके लिए नहीं है अगर आप हैं तो ये हम देख लिए। उसके बाद में आकलन की मापदंड की प्रक्रिया हम लोग देखें। उसके बाद में कह रहा है फ्रेंड्स कि आकलन की जो मापदंड की प्रक्रिया है जो किस तरह से किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा किस प्रकार से, तो देखिए समूह चर्चा, ठीक है, ग्रुप डिस्कसिंग से, फिर स्वयं अकेले तथा समूह में प्रस्तुतिकरण से, तीसरा में व्यक्तिगत साक्षात्कार से जो इंटरव्यू आपका होगा फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपका वहाँ पर इंटरव्यू भी लिया जाएगा। चौथा है सामुदायिक प्रतिक्रिया, ठीक है, कम्युनिटी फीडबैक, यानी समुदाय के जो फीडबैक है उसके हिसाब से भी आप लोग का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, आगे है आपका कि संपूर्ण प्राप्तांक में उपरोक्त लिखित गतिविधियों का वेटेज, देखिए संपूर्ण प्राप्तांक में उपरोक्त लिखित गतिविधियों का वेटेज 30% प्रत्येक का होगा। आवेदकों का आगे की प्रक्रिया में पहुंचने के लिए आकलन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उत्तीर्ण होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ पासिंग मार्क्स दिया हुआ, एक तरह से कह सकते हैं कि संपूर्ण जो प्राप्तांक होगा, जितना है मूल्यांकन का जो प्राप्तांक होगा, तो उसमें से कह रहा है कि प्रत्येक को वेट कितना है, तो 30%, ठीक है, 30% संपूर्ण प्राप्तांक में उपयुक्त लिखित गतिविधियों का वेटेज 30% का होगा। आवेदकों का आगे की प्रक्रिया में पहुंचने के लिए आकलन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उत्तीर्ण होगा, यानी कि जो उत्तीर्ण मार्क्स है उसको प्रत्येक चरण में आप उत्तीर्ण होंगे तो भी आपका आगे आकलन किया जाएगा। फिर आगे है आकलन दिवसों की संख्या, तो सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि अधिकांशतः संपूर्ण प्रक्रिया 2 दिन में पूर्ण कर ली जाएगी। जो आकलन की प्रक्रिया है कितने 2 दिन में पूरी कर ली जाएगी। प्रखंड या जिले स्तर पर आयोजित साक्षात्कार में थोड़ी विलम्ब होने की संभावना हो सकती है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है फ्रेंड्स कि एक दिन आपको पढ़ाया जाएगा, आकलन किया जाएगा, दूसरे दिन साक्षात्कार रखा जाएगा, तो हो सकता है कि आप लोग को विलम्ब मतलब कि दूसरा दिन साक्षात्कार ना होकर के तीसरा दिन हो सकता है, इसलिए कहा गया है। अतः कुछ अभ्यर्थी को दूसरी रात भी जिले में रुकना पड़ सकता है, यानी कि आपको एक से जिस दिन इंटरव्यू होना है हो सकता है उस दिन नहीं हो तो उस दिन आपको और रुकना पड़ेगा। इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर आगे है आपको अपने साथ क्या क्या लाना चाहिए। या आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप वहाँ जा रहे हैं विलेज इंटर्नशिप के लिए, तो आपको अपने साथ क्या क्या लेकर के जाएंगे। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्षेत्रीय समन्वयकों को एक गांव में 1 से 2 दिन तक रुकने के ख्याल से तैयार होकर आना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, जो एरिया कोऑर्डिनेटर हैं उनको 1 से 2 दिन कहाँ गांव में रुकने के ख्याल से आपको तैयार होकर जाना होगा, कोई किसी भी गांव में। इस दिशा में हम आपको अपने साथ निम्नलिखित सामग्रियों को लाने की सलाह देते हैं। आप वहाँ रुकिएगा फ्रेंड्स, तो किस तरह क्या क्या सामान आपको लाना है इसके लिए बताया जा रहा है फ्रेंड्स। सामग्री की सूची है कि आप अपने पास चादर, यानी कि सुतने बैठने की व्यवस्था आपको करके जाना है। चादर 2 पीस लेके आना है, उसके बाद एक चादर बिछाने के लिए, एक चादर ओढ़ने के लिए, यदि आप आवश्यक समझे तो 2 चादर के बारे में बताया जा रहा है फ्रेंड्स। 2 चादर लेके जाए। उसके बाद में
मच्छर बत्ती, क्योंकि गांव में फ्रेंड्स पता है आप लोग को मच्छर बहुत रहता है, अभी बारिश का मौसम है तो मच्छर बत्ती लेके जाइएगा, या तो ओडोमॉस आता है मेडिकल में फ्रेंड्स, जिसे शरीर पे लगा लिया तो मच्छर नहीं काटेगा, या अन्य मच्छर से बचने वाली कि मजिस के लिए बिजली की आवश्यकता ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, या तो सबसे अच्छी बात है फ्रेंड्स आप लोग अपना साथ में मच्छरदानी लेके जाइएगा तो आपको मच्छर भाग से निजात मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मच्छरदानी ले लीजिए, मच्छर बत्ती ले जाए, ओडोमॉस लेके जाइएगा, क्योंकि वहाँ नहीं तो रात भर सोने नहीं देगा फ्रेंड्स। गम है पीने के पानी का एक बोतल, अभी कोरोना के बीमारी फैला हुआ है फ्रेंड्स, ऐसे में आप लोग को सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है फ्रेंड्स, और अपने बोतल से किसी दूसरे को पानी पीने को नहीं दीजिएगा, आप अपना बोतल सेपरेट रखें और सेपरेट यूज़ करें, क्योंकि फ्रेंड्स कोरोना का महामारी है और अब सभी को सुरक्षित रहना है। फिर छोटा टॉर्च, क्योंकि गांव परिवेश में बिच्छू सांप भी निकलता है फ्रेंड्स, तो उसके हिफाजत के लिए, उससे बचाव के लिए छोटा टॉर्च लेके जाइएगा, या तो ऐसे तो सबके पास मोबाइल है फ्रेंड्स, मोबाइल में फ्लैश लाइट होता है। फिर है मग है फ्रेंड्स, डी में एक मग है, नहाने के लिए मग भी करा। टूथब्रश अपने ले जाइएगा फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि किसी कोई नहीं ले जाते हैं तो दूसरे से अभी मांगना गुनाह है फ्रेंड्स, क्योंकि कोरोना महामारी है। तौलिया साबुन सब है जो अपना सेपरेट लेके जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ से 2 से 3 दिन आपको रुकना पड़ सकता है, इसलिए सब सामान आपको लाने के लिए बोल रहा है। उसके बाद में करा पर्याप्त पैसा के बारे में फ्रेंड्स, का पैसा के बारे में करा कि किराए पर भाड़े हेतु अपने घर से प्रखंड जिला आने व जाने के लिए, यानी कि किराया के करा फ्रेंड्स, आप पैसा भी आपको कुछ लेके जाना है, अगर आवश्यकता पड़ती है तो जिले के लॉज या होटल में ठहरने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त राशि। ठीक है, यानी कि आपको वहाँ रुकिएगा, उसका पैसा वो नहीं देगा फ्रेंड्स, आप अपने पास कुछ पैसा लेके जाइएगा। फिर तीसरा में दवाई के बारे में कह रहा है, अगर आप दवा लेते हैं तो कृपया अपनी दवा साथ लेकर जाएं, यानी किन्हीं की तबीयत खराब या कोई दवाई उनको चल रहा है तो दवाई लेके जाएं। हमें मामूली कटने छिलने घाव इत्यादि के इलाज के लिए बैड एड साथ लाएं। ठीक है, जो होता है फर्स्ट एड होता है फ्रेंड्स, उसको कह रहा है, जो प्राथमिक चिकित्सा होता है, फिर आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा जिसमें डिटॉल वगैरह रहता है, बैंडेज वगैरह रहता है, वो कर रहा है। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स आपके साथ में आप अपने लिए क्या क्या लेके जाएंगे वहाँ, क्योंकि वो रुकना है इसके लिए। उसके बाद में है क्या करें और क्या नहीं करें, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या यहाँ पर सलाह दी जा रही है फ्रेंड्स कि हम निम्नलिखित क्या करें और क्या नहीं करें की सलाह देते हैं, क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, जिसके बारे में। अपने साथ कीमती सामान न लाएं। ठीक है फ्रेंड्स, कीमती सामान कहने का मतलब जो सोने का चैन है या तो फिर अंगूठी है, ये सब है वो नहीं लेके जाएं, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे समूह में काम करिए, ग्रामीण परिवेश में अगर खो जाएगा तो ये जिम्मेदारी भी आपको जीविका वाले नहीं लेंगे। तो अपने साथ कीमती सामान न लाएं, जैसे कि सोने की चैन व गले के हार, बिल्कुल जो महिला कैंडिडेट हैं वो भी और जेंट्स हैं वो भी बिल्कुल लेके ना जाएं। कीमती मोबाइल फ़ोन भी ज़्यादा ना लेके जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, ग में है कीमती कंगन, जो महिला वो न लेके जाएं। अन्य कीमती उपकरण या निजी सामान, ये सब सामान आप बिल्कुल नहीं लेके जाएगा। 2 से 3 दिन रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि पहले बार जो विलेज इंटर्नशिप हुआ है उसमें इस तरह की घटना घटी है, इसलिए आपको आगाह किया जा रहा है कि सोने की चैन वगैरह सब चोरी हो गई थी, इसलिए। दूसरा में कह रहा है फ्रेंड्स कि शराब पीना, धूम्रपान, यानी आपको शराब नहीं पीना है, धूम्रपान जैसे बीड़ी हो गया, सिगरेट हो गया, खैनी वगैरह ये सब नहीं लेके जाना है फ्रेंड्स। तंबाकू उत्पाद का उपयोग सख्त वर्जित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये सब आप वहाँ पर देख लेंगे फ्रेंड्स तो इसका फीडबैक नेगेटिव होगा, इसलिए ये सब नहीं लेके जाना है, ना वहाँ पे यूज़ करना है। अगर कोई खाते हैं भी तंबाकू बाड़े पे तो विलेज इंटर्नशिप में कृपया ये सब नहीं ले करके जाएँ। फिर है पोशाक की समझ, आपको ड्रेस है जो किस तरह के ले जाना है उसके बारे में कह रहा है। यह ग्रामीण परिवेश के लिए उपयुक्त होना चाहिए, सांकेतिक उदाहरण नीचे दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो ड्रेस के बारे में, ड्रेस कैसा होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, जो आपको ग्रामीण परिवेश के लिए उपयुक्त होना चाहिए। जैसे महिला जो कैंडिडेट हैं वो क्या लेके जाएंगे, तो सूती सलवार साड़ी, वैकल्पिक पोशाक गांव के मर्यादा के अनुरूप पहने। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो अब सूट सलवार है जो या साड़ी जो महिला के लिए, फिर पूर्ण कैनवास के जूते पहने, जूता है पूर्ण कैनवास का फुल जूता पहनने के लिए कहा जा रहा है फ्रेंड्स। चोट के डर से ऊंची एड़ी के जूते या चप्पल पहनने से बचे। जो महिला कैंडिडेट हैं फ्रेंड्स वो है हिल सैंडल पहन के उनको नहीं जाना है, क्योंकि गांव परिवेश में जाएंगे चोट लगने गिर भी सकते हैं। अब ये पुरुष के लिए फॉर्मल ड्रेस क्या क्या बताया गया है वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। पुरुष के लिए बताया गया आपका, कृपया न पहने बिना आस्तीन के टी शर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, बिना कॉलर वाला टी शर्ट बिल्कुल ना पहन के जाएं। जैसे इधर गोल बाजार में हम लोग घूमने फिरने जाते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से गोल गला वाला टी शर्ट ये सब नहीं जाएं, इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा आपका वहाँ पर इंटरव्यू में। उसके बाद चेन और बेल्ट, चेन भी नहीं पहन के जाना है, बेल्ट भी नहीं पहन के जाना है फ्रेंड्स। चमड़े की जैकेट आदि ये सब आपको नहीं पहन के जाना है, क्योंकि अभी ठंडे के मौसम नहीं है फ्रेंड्स।
उसके बाद में पहने क्या पहनना है, तो साधारण सूती पतलून और कॉलर वाला टी शर्ट या शर्ट पहन को जाना है, फॉर्मल ड्रेस में जाना है। ऐसा नहीं, आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो भी जेंट्स कैंडिडेट हैं वो गोल वाला टी शर्ट पहन करके बिल्कुल नहीं जाएं, नहीं तो फ्रेंड्स इसका है जो फीडबैक आपका नेगेटिव होगा। तो ये हो गया आपको फ्रेंड्स क्या क्या हम लोग देख लिए, क्या करें और क्या नहीं करें, इस सब के बारे में हो गया, कपड़ा के बारे में हो गया। अब अगला है क्या फ्रेंड्स, ग्रामीण समुदाय के साथ रहने हेतु उत्तम आचरण प्रणाली। जो ग्रामीण समुदाय है उनके साथ रहने हेतु उत्तम आचरण प्रणाली के बारे में बताया जा रहा है। कह रहा है कि शहरों में आराम से रहने के आदी लोगों के लिए एक बार ग्रामीण अनुभव रोमांचकारी या चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जी हाँ, बहुत जानते फ्रेंड्स कि देखिए बहुत सारे इसमें जो कैंडिडेट होंगे जो सब दिन शहर में रहे हैं, तो कह रहा है कि आप गांव में जा रहे हैं, वहाँ 2 से 3 दिन रहिएगा तो क्या रोमांचकारी भी हो सकता है और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह उनके अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि वो उनको कैसा लगा। बहरहाल कुछ ग्रामीण आचरण व्यवहार के नीचे बताए गए हैं जिसके अनुसरण करने की आवश्यकता होगी। यानी कि जब वहाँ जाइएगा, विलेज इंटर्नशिप ग्राम में जाइएगा फ्रेंड्स, तो आपको बताया गया है कि वहाँ पर किस तरह से आप व्यवहार करिएगा, किस तरह से आचरण करिएगा। इसके पहले भी मैंने वीडियो में बताया था फ्रेंड्स कि आपको जब जाइएगा विलेज इंटर्नशिप पर तो आपको फॉर्मली बिहेव करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा फालतू की बातें किसी से नहीं करनी है। और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इससे क्या होता है कि आपका एटीट्यूड का पता चलता है और ये इंटरव्यू में या तो आपके सामने जो आपके सीनियर रहेंगे वो आप देखते रहेंगे फ्रेंड्स, आपको किस तरह से आप बात कर रहे हैं, किस तरह से आपका आचरण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही यहाँ पर दिखाया जा रहा है। फिर आगे बताया जा रहा है, आगे है कि अपने आसपास के लोगों से विनम्र व्यवहार करें। मैं पहले भी बहुत बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि आपके जहाँ पर जाइएगा आपके पास रहेंगे, उनसे उग्र होकर के कोई बात नहीं करना है फ्रेंड्स, विनम्र व्यवहार करें, यानी अच्छी तरह से बात करें। दूसरा मैं राजनीति, जाति, पंथ, धर्म या सामाजिक संस्कृति को लेकर किसी बहस में ना पड़ें। अब यहाँ पर गए हैं आप लोग विलेज इंटर्नशिप के लिए फ्रेंड्स, और चुनाव वाली बात नहीं छेड़ दीजिएगा कि इस बार बिहार में किसका सरकार बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या तो ये सरकार ठीक है, ये नेता वो है, इस तरह से वहाँ पे कुछ नहीं करना है। आपको पढ़ाई से संबंधित ही बात करना है फ्रेंड्स, नहीं तो कुछ नहीं बात करना है, फालतू की बातें नहीं करना है। तीसरा में है कि ग्रामीण या किसी परिवार की महिला को संबोधित करते समय अधिक संवेदनशील रहे। इसमें विभिन्न समुदाय भिन्न भिन्न सामाजिक संस्कृति का अनुसरण करते हैं। पहले भी मैं बताया था फ्रेंड्स कि F2 के बारे में कि जो विलेज इंटर्नशिप में अब जाइएगा तो खास करके F2 पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। F2 होता है फ्रेंड्स, एक होता है फाइनेंस और दूसरा होता है फीमेल। क्योंकि आप गांव में गए हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर कोई महिला है या तो कोई लड़की है या तो क्या है फ्रेंड्स, उससे ज़्यादा घुल मिल के बात नहीं करना है, उनके साथ उदंडता से नहीं बात करना है, या तो गलत निगाह से नहीं देखना है फ्रेंड्स। ये सब पर बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप ग्रामीण परिवेश में जा रहे हैं, वहाँ पर इस तरह की बात होगी तो वहाँ पर लड़ाई भी हो सकती है। वही यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड्स कि ग्रामीण या किसी परिवार की महिला को संबोधित करते समय ऐसा उदाहरण जैसा नहीं बोलना है, संवेदनशील रहे। इस मामले में विभिन्न समुदाय भिन्न भिन्न सामाजिक संस्कृति का अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर में है आप उन जगहों और बर्तनों को साफ़ सुथरा रखें जिनका आपने उपयोग किया है। आप जहाँ जाइएगा रहिएगा फ्रेंड्स, वहाँ पर ऐसा नहीं कि बिस्किट खाएं या कुछ भी खाएं तो वहाँ पर गंदगी फैला दें, उस जगह को आप साफ़ सुथरा रखिएगा। पाँचवा में क्या करें और क्या ना करें कि बारीकी से पालन करें। अभी ऊपर हम लोग देख लेते फ्रेंड्स क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका जो पालन आपको बारीकी से करना है। आप संबंधित परिवार से पैसे या किसी अन्य कार्य के लिए न कहें जो कि उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। अभी मैंने बताया फ्रेंड्स F2 यानी फाइनेंस और महिला कैंडिडेट, महिला F2 यानी एक से एक हो गया फाइनेंस पैसे के मामले में, और दूसरा फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनसे घुल मिल करके नहीं बात करना है, ज़्यादा उनसे फैमिलियर नहीं होना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स ग्रामीण समुदाय के साथ रहने हेतु उत्तम आचरण प्रणाली के 6 प्रकार के दिया हुआ है। ये हो गया आपका प्रणाली। आगे आपका है फ्रेंड्स सहयोग। सहयोग के लिए देखिए क्या यहाँ पर दिया हुआ है कि सहयोग के लिए कृपया वेबसाइट पर ये लिंक दिया हुआ पर उपलब्ध वैकल्पिक संपर्क सूत्र से संपर्क करें। जहाँ वहाँ पर कॉन्टेक्ट जो रिसोर्स पर्सन था फ्रेंड्स उसके बारे में दिया हुआ है, तो वहाँ पर नंबर दिया हो तो उसके कॉन्टेक्ट करने का है। आगे व्यय प्रतिपूर्ति यानी कि जो खर्च होगा फ्रेंड्स उसका पैसा कौन देगा नहीं देगा, इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लें। इसके बाद में है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना उसके बारे में, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद में है व्यय प्रतिपूर्ति। किसी भी व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा कभी भी BRLPS द्वारा देय नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप जाइएगा वहाँ पर जो खर्चा होगा इसके लिए वो पैसा, रहने का पैसा ये नहीं देगा BRLPS। ठीक है, सभी तरह के व्यय जैसे यात्रा खर्च, स्थानीय वाहन इत्यादि
केवल आवेदक द्वारा ही वहन किया जाएगा, यानी कि आने जाने का पैसा है जो आपको अभी नहीं दिया जाएगा फ्रेंड्स, आपको ही देना पड़ेगा। जहां आवश्यकता होगी समयानुसार प्रखंड से गांव और गांव से प्रखंड वापसी के लिए परिवहन की व्यवस्था BRLPS द्वारा की जाएगी। जब वहां जाइएगा फ्रेंड्स तो गांव ले जाया जाएगा, तो वो गाड़ी वहां से वो लोग कराएगा और आपको ले जाएगा, लेकिन यहाँ से जाइएगा उसका पैसा वो लोग नहीं देगा। इसके अलावा गांव में एक रात रहने के लिए एक जगह वहाँ रुकिएगा तो BRLPS की स्थानीय टीमों के द्वारा व्यवस्था की जाएगी। यानी गांव में जब रुकिएगा तो वहाँ का जो स्थानीय टीम है, तो कौन सा कहीं स्कूल में कहीं पर रुकिएगा फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको खाने पीने की व्यवस्था वो लोग करवाएंगे, और गाँव के जो स्थानीय टीम रहेगा वो आपको एक रात रुकने के लिए वहाँ व्यवस्था करेंगे। तब समझ गए होंगे फ्रेंड्स व्यय पूर्ति में। आगे आपका देखिए फ्रेंड्स क्या है कि दस्तावेज जिसे अपने साथ लाएं, क्या क्या दस्तावेज मांगा जा रहा है फ्रेंड्स, इसके बारे में 2 वीडियो बना चुका हूं, यहाँ पर भी देखिए दिया, इससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। नीचे लिखा हुआ है, नीचे उल्लेखित दस्तावेज अपने साथ लेकर आएं। जो भी आवेदक इससे अपने साथ नहीं लाएंगे उन्हें फील्ड परीक्षण में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यहाँ सख्त वार्निंग दिया हुआ है फ्रेंड्स कि डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके आइएगा तो आपका फील्ड परीक्षण में भाग लेने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। पहला है दस्तावेज का नाम, दूसरा में मूल दस्तावेज, स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, फिर इसके बाद में टिप्पणी। तो सरकार द्वारा अनुमोदित फोटो पहचान पत्र, एक आपको पहचान पत्र हर हाल में ले जाना है फ्रेंड्स। क्या क्या पहचान पत्र उसके बारे में भी इसमें बताया, जैसे हो गया वोटर ID हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सब पहचान पत्र एक लेके जाना है, ठीक है। उसका जो मूल दस्तावेज जो रहेगा उसका क्या मूल कॉपी लेगा, फोटो कॉपी नहीं ले जाएगा। और इसका एक है जो क्या करे, जो मूल दस्तावेज है उसका मूल रहेगा, और उसका एक है जो जीरोक्स लेके जाइएगा। यहाँ पर लिखा हुआ स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, जीरोक्स रहेगा, उसको सेल्फ अटेस्टेड रहेगा, उस पर आपका सिग्नेचर रहेगा। दूसरा सरकार द्वारा अनुमोदित पता प्रमाण पत्र, यानी पता यानी निवास प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ के लिए आपको ले के जाना है। जैसे आपका हो गया निवास जो सर्टिफिकेट बनता है फ्रेंड्स, आपको आवास प्रमाण पत्र वो लेकर के जाइएगा। या तो फिर कहा रहा है सरकार द्वारा अनुमोदित पता प्रमाण पत्र, यानी पता तो आधार कार्ड में रहता है फ्रेंड्स, वो भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। तीसरा में है आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है, आप कहाँ रह रहे हैं एड्रेस प्रूफ के लिए आप आवासीय प्रमाण पत्र मात्र आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी के लिए, देखिए यहाँ पर क्लियर रूप से लिखा है फ्रेंड्स, आवासीय प्रमाण पत्र है जो आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी के लिए मांगा जा रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में है कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मूल प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो औपबंधिक प्रमाण पत्र यानी प्रोविजनल से भी आपका काम चलेगा। बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि जब मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो कैसे होगा, तो जिनका मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो उनका जो प्रोविजनल है वो उनको लेके जाना है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से क्लियर हो गया कि एक तो आपका फोटो पहचान पत्र लेके जाना है, सरकार द्वारा अनुमोदित पता प्रमाण पत्र एड्रेस प्रूफ लेके जाना है, फिर आवासीय प्रमाण पत्र ले जाना है फ्रेंड्स, सभी जिनके पास है ले लीजिएगा। फिर है कि शैक्षणिक में जो मूल प्रमाण पत्र है उसको सबको लेके जाना है, अगर वो नहीं है तो प्रोविजनल से भी काम चलेगा। पाँचवा में स्पष्ट रूप से प्रकार और प्रतिशत उल्लेखित मेडिकल बोर्ड से निर्गत विकलांग प्रमाण पत्र, विकलांग कोटि का दावा करने वाले आवेदकों के लिए, जो हैंडीकैप के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स उनको है जो भी ओरिजिनल वो लेके जाना है सर्टिफिकेट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि जो आपका मूल दस्तावेज है, मूल दस्तावेज मौके पर सत्यापन उपरांत वापस कर दिया जाएगा, दस्तावेजों की छाया प्रति अभिलेख हेतु रखी जाएगी। आपका जो मूल दस्तावेज है वहाँ पर सत्यापन कर लेगा, जांच करके आपको वापस लौटा देगा, और उसको जो फोटोकॉपी जीरोक्स रहेगा सेल्फ अटेस्टेड वो है जो आपका दे दिया जाएगा। चलिए आगे है फ्रेंड्स, देखिए मान्य दस्तावेज पहचान पत्र यानी कौन कौन सा पहचान पत्र के लिए मान्य है फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। तो अगर जो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी पहचान पत्र में काम आएगा, मतदाता पहचान पत्र वोटर ID वो भी काम में आएगा, तीसरा में आधार कार्ड और पैन कार्ड। तो 4 तरह का है जो पहचान पत्र, कोई में से एक है फ्रेंड्स तो हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से सभी कैंडिडेट को इसमें कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई तो सबके पास होता ही है। तो देखिए जो पहचान पत्र के लिए मान क्या देख लें, उसके बाद में है मान्य दस्तावेज पता प्रमाण पत्र के लिए। तो यहाँ पर है मतदाता पहचान पत्र है, वो भी है जो आपका पता प्रमाण पत्र के लिए उपयुक्त है फ्रेंड्स। प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी द्वारा जारी आवासीय प्रमाण पत्र है, यानी कि ब्लॉक लेवल का जो आवासीय उसी को मांगा जा रहा है फ्रेंड्स। छठा में आवेदक के नाम पर जारी पोस्ट पेड मोबाइल बिल, जो मोबाइल बिल रहता है उस आपके नाम पर है जिस पे आपका एड्रेस लिखा हुआ है, वो अधिकतम मतलब कितना 6 माह के
ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका पता प्रमाण पत्र के लिए। तो मेरे ख्याल से आप लोग का होगा फ्रेंड्स, मतदाता पहचान पत्र होगा, नहीं तो प्रखंड स्तरीय आवासीय बनवा लीजिएगा, दिए होंगे आप लोग फ्रेंड्स। नहीं तो फिर छठा में आवेदक के नाम पर जो मोबाइल बिल होता है पोस्ट बिल जिसमें एड्रेस लिखा होता है वो भी चलेगा। तो ये हो गया आपका दस्तावेज में पहचान पत्र में का हो गया, और दस्तावेज प्रमाण पत्र का और डॉक्यूमेंट्स का हो गया। आगे की प्रक्रिया के बारे में है फ्रेंड्स, आगे की प्रक्रिया कृपया वेबसाइट पर जाएं और इतना अनाउंसमेंट इतना कि द्वारा अपना आकलन पास डाउनलोड करें। कृपया नियत स्थल पर नियत समय तिथि पर उपस्थित हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग का लेटर भी द्वारा अपना फील्ड आकलन पास डाउनलोड करें। हो जो आपको लेटर दिया गया फ्रेंड्स, वो डाउनलोड करने के लिए तो मेरे ख्याल से सब डाउनलोड कर ले होंगे। उसके बाद में जब बुलाया गया आपको वहाँ पर जाना है। तो ये आपका था फ्रेंड्स वेलकम किट्स था जो जीविका द्वारा आप लोग को दिया गया है। तो ये वाला यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैंने बता दिया फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे फ्रेंड्स, इससे बहुत आपको हेल्प मिला होगा। तो ये सब इतना तैयारी करके आप वहाँ जाएँ फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से जाइएगा तो वहाँ पर गाँव में इसी तरह से यहाँ पर फोटो दिया हुआ है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए सब ये सब है जो जीविका वाले ही हैं, इस तरह से हैं, सब आपको दिखाया पड़ जा रहा है। तो जो शहर में रहते हैं फ्रेंड्स वो पहली बार जो गांव जा रहे हैं तो देखिएगा किस तरह से गांव का वातावरण है, किस तरह से क्या होता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैं बता रहा था एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए जो आपका CLF के बारे में फ्रेंड्स, तो उसका मैं दूसरा वीडियो थोड़ी देर बाद अपलोड करूँगा और उसका PDF भी मैं आज प्रोवाइड कर दूँगा अपनी वेबसाइट पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।